हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस यूपीटीजीटी इंग्लिश फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी यूपीटीजीटी की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है एंड आप एग्जाम देने के लिए अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, देन दिस इज मस्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट एंड टू चेक योर लेवल वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। ओके, अगर आपके इस मॉक टेस्ट में 110 प्लस स्कोर जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं, सो दैट ऑल्सो मीन्स कि आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं, 90 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपके 80 प्लस जा रहे हैं या 80 से थोड़ा कम है, दैट मीन्स कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नाउ लेट जस्ट स्टार्ट इवेल्युएटिंग योर सेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट चेकिंग योर लेवल। ओके, तो आप अपना पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए एंड प्लीज़ मेक श्योर टू टेक इट एज यू आर इन द रियल एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ वर्स पैराग्राफ। इसमें से कौन सा एक वर्स पैराग्राफ कंटेन नहीं करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबे या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए आप अपना आंसर। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्स पैराग्राफ, पैराडाइज लॉस्ट में 26 लाइन का वर्स पैराग्राफ आता है, टिंटन एबे में 22 लाइन का वर्स पैराग्राफ आता है। लेकिन इमोर्टैलिटी ओड की बात करें तो इसमें कोई भी वर्स पैराग्राफ नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इमोर्टैलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? बताइए आप अपना आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज मेंशन्ड इन द प्ले हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ में कौन सा गेम मेंशन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, टेनिस बॉल्स या फिर चेस। यस, द करेक्ट आंसर इज टेनिस बॉल। जो बिलियार्ड है बेसिकली आपका एंटोनियन क्लियोपेट्रा में आता है, क्रिकेट किसी में नहीं आया, और चेस आपका आता है टेम्पेस्ट में। लेकिन जो हमारा टेनिस बॉल है ये हमारा आया है हेनरी फिफ्थ में। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन। किसने अपने आप को पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, एडमंड स्पेंसर, विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम्ब या फिर ड्राइडन। बताइए आपका आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने अपने आप को बोला था कि आई एम पोइटिकल सन ऑफ मिल्टन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हु इज सिल्विया सॉन्ग अपेयर्स। ये जो एक सॉन्ग है हु इज सिल्विया, ये किस प्ले में आता है? बताइए। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ द श्रू या फिर लास्ट ओथेलो। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये एक सॉन्ग अपेयर होता है हु इज सिल्विया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉइन द टर्म द मूवमेंट। जो मूवमेंट टर्म है ये किसने कॉइन किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, J.D. स्कॉट। J.D. स्कॉट ने इसको कॉइन किया था। विच ईयर द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट केम इन। किस ईयर में ट्रैक्टेरियन मूवमेंट आया था? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 1833 में। और कौन लेकर आया था इस मूवमेंट को, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, विच गेम इज यूज्ड इन द प्ले एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ये मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले ही। एंटोनियन क्लियोपेट्रा में कौन सा गेम डिस्कस किया गया है, कौन किस प्ले का जिक्र आया है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, इट इज बिलियर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड्सवर्थ पेज होमेज टू स्पेंसर फेरी क्वीन इन हिज। बताइए इसका आंसर। जो वर्ड्सवर्थ ने स्पेंसर की फेरी क्वीन को होमेज दी थी वो कौन से वर्क में दी थी वर्ड्सवर्थ ने अपने? इसको नॉट द सोनेट, टिंटन एबे, द वाइट डो ऑफ रेल स्टोन या फिर लाउडेमिया।
Yes, it is option number 3rd, the white doe of Railstone. Clear? Next. By whom Spencer was called a poet's poet? किसने स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं, ड्राइडन, चार्ल्स लैम्ब, टेनिसन या फिर रॉबर्ट सदे. यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को पोइट्स पोइट बोला था. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11, द पोर्टर सीन अपेयर्स इन. जो पोर्टर सीन है वो किस एक्ट एंड सीन में अपेयर होता है? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, एक्ट 2 सीन 3rd. यस, क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट अ डाइंग स्पीच फॉर मैकबेथ. मैकबेथ के लिए डाइंग स्पीच किसने लिखी थी? बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डेविड गैरिक या फिर रॉबर्ट ग्रीन. यस, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट आंसर, इट इज डेविड गैरिक. डेविड गैरिक ने मैकबेथ के लिए एक डाइंग स्पीच लिख के दी थी. क्लियर? नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टन्स लेसिडास इज बेस्ड ऑन. मिल्टन की जो लेसिडास है वो किस पे बेस्ड है? नंबर 1, स्पेंसर एस्ट्रोफिल, 2nd, शेली जेडोनिस, 3rd, सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला या फिर 4th, थॉमस ग्रेज एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. बताइए आपका आंसर. अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल. क्लियर? नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द मोस्ट एक्टिव लिटरेरी पीरियड ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर का मोस्ट एक्टिव लिटरेरी पीरियड कौन सा था? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देख के बताइए. यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 1587 टू 1611. ये उनका मोस्ट एक्टिव पीरियड था. और अगर बात करें इनके लॉस्ट ईयर की, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. 1585 से लेकर 1592 इनका लॉस्ट ईयर था, लेकिन 1587 से लेकर 1611 तक इनका मोस्ट एक्टिव लिटरेरी पीरियड माना जाता है. क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट. Who wrote on Shakespeare 1630 and Shakespeare 1844 respectively? बताइए, किसने लिखा है ऑन शेक्सपियर 1630 एंड शेक्सपियर 1844? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4, जॉन मिल्टन एंड मैथ्यू अर्नोल्ड. जॉन मिल्टन ने लिखा था ऑन शेक्सपियर, वहीं पे दूसरी तरफ शेक्सपियर लिखा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Question number 16. Shakespeare followed classical unities only in Hamlet and Coriolanus, 2nd, Othello and Macbeth, 3rd, As You Like It and the Comedy of Errors, 4th, The Tempest and the Comedy of Errors. बताइए आपका आंसर. Yes, the correct answer is option number 4, The Tempest and the Comedy of Errors. शेक्सपियर ने जो क्लासिकल यूनिटीज़ फॉलो की थी, बेसिकली सिर्फ अपने 2 ही प्ले में अच्छे से फॉलो की थी, बाकी किसी में फॉलो नहीं की अच्छी तरह से. सो द राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स. क्वेश्चन नंबर 17, हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड अबाउट हुम ईगोटिस्टिकल सब्लाइम. ये किसने किसके लिए कहा था? बताइए. यस, इट इज कीट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. ये कीट्स ने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट सीजर एंड क्लियोपेट्रा. ये एक वर्क लिखा गया था, किसने लिखा था? बताइए. AC ब्रैडले, TS इलियट, GV शॉ या फिर अर्नेस्ट जोन्स. यस, इट इज नो डाउट GV शॉ. GV शॉ ने लिखा था सीजर एंड क्लियोपेट्रा. क्लियर? Question number 19. The line "Life is a tedious as a twice told tale, vexing the dull ear of drowsy man" appears in. ये लाइन किस प्ले में अपेयर होती है शेक्सपियर के? बताइए. मैकबेथ, किंग जॉन, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर जूलियस सीजर. यस, इट इज किंग जॉन. सेम लाइन अपेयर होती है किसमें? मैकबेथ में भी होती है, जिसमें वो कहता है कुछ लाइफ इज टेल टोल्ड बाय
टोल्ड बाई इडियट समथिंग करके ऐसा कुछ है, वो बोला गया था मेकबेथ में। लेकिन लाइफ इज अ टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ ड्राउजी मैन, ये किंग जॉन में आती है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए इनका डिफ्रेंशिएशन भी। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉर्डरर्स अ वर्स ड्रामा बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन इन, जो बॉर्डरर है वर्स ड्रामा वर्ड्सवर्थ का, वो किस ईयर में लिखा गया था? 1792, 1796, 1799 या फिर 1842? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट इज इन 1796 और बाद में ये पब्लिश हुआ था जाके 1842 में। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, द लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट एडिशन वाज केम इन द ईयर 1798, 1800, 1802, 1805? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो फिर लिटरेचर छोड़ ही दीजिए। यस, इट इज़ इन 1798। जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था। क्लियर? सेकेंड एडिशन आया था इनका 1800 में, थर्ड एडिशन आया था इनका 1802 में और फोर्थ एडिशन आया था इनका 1805 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, विच वर द फर्स्ट पोयम ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इन द लिरिकल बैलेड? लिरिकल बैलेड में एस.टी. कॉलरिज की पहली पोयम और वर्ड्सवर्थ की पहली पोयम कौन सी थी? बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज द एंशिएंट मैरिनर एंड द फीमेल वैग्रेंट। ये फर्स्ट थी। एस.टी. कॉलरिज की पहली पोयम थी द एंशिएंट मैरिनर और वर्ड्सवर्थ की थी द फीमेल वैग्रेंट। ठीक है, आपको ये तो सिंपल सी पता ही होगा कि फर्स्ट कौन सी थी और लास्ट कौन सी थी लिरिकल बैलेड में। तो फर्स्ट थी द एंशिएंट मैरिनर और लास्ट थी टिंटन एबे। लेकिन यहाँ पे हमसे लास्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कॉलरिज की फर्स्ट कौन सी थी और विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट कौन सी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? Question number 23. In 1795, William Wordsworth received a legacy of 900 pounds. Who gave it to him? बताइए। 1795 में उनको एक लेगेसी मिली थी 900 पाउंड्स की, वो किसने दी थी वर्ड्सवर्थ को? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, हिज फ्रेंड रेजले कलवर्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, सरप्राइज्ड बाय जॉय बाय विलियम वर्ड्सवर्थ केम इन, ये इन्होंने अपने भाई की डेथ पे लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, तो कब आई थी ये बताइए। यस, इट इज इन 1815। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, अ बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1968 वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी बायोग्राफी? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 एम मूरमैन। एम मूरमैन जो थे इनके बायोग्राफर रह चुके हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ ने इनमें से कौन सा एक वर्क नहीं लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं, टू द कुकू, टू द स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क या फिर टू द डेजी। Yes, option number 3 is correct answer. To a Skylark was written by Shelley. Clear? Question number 27. Who remarked Wordsworth? Wordsworth is one of the giant of English poetry. ये remark किसने दिया है Wordsworth को? Yes, it is option number 2, John Crow Ransom. नेक्स्ट 28, हु सेड द पोइट ऑफ सबलाइम एंड टू whom? ये किसने किसको कहा है पोइट ऑफ सबलाइम? ऑप्शन देख लेते हैं, मिल्टन अबाउट ड्राइडन, ड्राइडन अबाउट मिल्टन, ड्राइडन अबाउट कीट्स या फिर कीट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। बताइए आपका आंसर, टिक करते जाइए अपने पेपर पे। यस, इट इज ड्राइडन अबाउट मिल्टन, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 29, who criticized Wordsworth, saying just for a handful of silver he left us and just for ribbon to stick to his coat?
Yes, it is Robert Browning. Option number 2 is correct answer. Question number 30. Laodamia, a long narrative poem, was based on Trojan War, Virgil's Aeneid, both A and B या फिर only A. अगर आपने टिक किया है ट्रोजन वार तो आप करेक्ट हैं, बट आप रॉन्ग भी हैं क्योंकि ये ट्रोजन वार पे भी बेस्ड थी एंड वर्जिल्स एनीड पर भी बेस्ड थी। तो आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन वॉज कॉन्ट्रास्टेड एज हाउ कैन ही बी बाय हुम। बताइए, वर्ड्सवर्थ ने बोला था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट किसने किया था सेइंग हाउ कैन ही बी? विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम, जीएम हॉपकिंस या फिर वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ? यस, इट इज जीएम हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 32. हु वाज नॉट मेंशन इन इस्कॉन नॉट द सोनेट? इस्कॉन नॉट द सोनेट में कौन मेंशन नहीं किया गया है? बताइए। ऑप्शन 1 शेक्सपियर, पेट्रार्क, दांते या फिर सरे? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4 सरे। सर्वे को इसमें मेंशन नहीं किया गया था, बाकी सभी जो राइटर हैं वो इसमें मेंशन थे, यहाँ तक कि मिल्टन भी इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाय वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन? बताइए। 1804, 1805, 1808 या फिर 1810? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4 1810 में ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34. फ्रॉम द फोर विंड्स वाज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरी या फिर इंटरल्यूड्स? Yes, it is option number 3 short stories. It was the collection of short stories. Question number 35. Whose ashes were scattered over the south down from an aeroplane? Option number देख लेते हैं। जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ या भी यहाँ पे वापस विलियम वर्ड्सवर्थ आ गया तो आप यहाँ पे कर लीजिए विलियम शेक्सपियर। तो आपका राइट आंसर क्या है? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2 जॉन गोल्सवर्दी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36. विच डज नॉट बिलोंग टू गोल्सवर्दीज ट्रायोलॉजी? गोल्सवर्दी की ट्रायोलॉजी में कौन सा एक नहीं आता है? तो तीन ट्रायोलॉजी थी उनकी, आपको पता होगा, तो उनमें से कौन सा एक ट्रायोलॉजी नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। द एंड ऑफ द चैप्टर, द मॉडर्न कॉमेडी, सैल्वेशन ऑफ फोरसाइट या फिर द फोरसाइट सागा? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 सैल्वेशन ऑफ फोरसाइट। ये ट्रायोलॉजी नहीं थी, बाकी आपकी ये ट्रायोलॉजी थी। फर्स्ट ट्रायोलॉजी थी ये द फोरसाइट सागा, सेकेंड ट्रायोलॉजी थी आपकी द मॉडर्न कॉमेडी एंड थर्ड ट्रायोलॉजी थी आपकी द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये 3 ट्रायोलॉजी थी। क्वेश्चन नंबर 37. व्हेन मैन इवॉल्व्ड पिटी ही डिड अ क्वेयर थिंग, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it to become something different, was spoken by? बताइए किसने बोली थी ये लाइन? जी.बी. शॉ, जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी या फिर टी.एस. इलियट? यस, इट इज़ नो डाउट जॉन गोल्सवर्दी। जॉन गोल्सवर्दी ही आपके सिलेबस में है और वो इतनी सॉलिड सी लाइन जॉन गोल्सवर्दी ही बोल सकते हैं क्योंकि मॉडर्न पोइट हैं वो। क्वेश्चन नंबर 38. I seek this infrequent place to find some ease to the body some, none to the mind, from restless thought. The above mentioned lines are taken from? बताइए किससे ली गई हैं? सैमसन एगनिस्ट, कोमस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड? The correct answer we have option number 1 सैमसन एगनिस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39. पिकारेस्की नॉवल इज रिलेटेड टू गॉथिक नॉवल, एकेडमिक नॉवल, एबेंट रोमान या फिर हिस्टोरिकल नॉवल? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इट इज एबेंट रोमान। ये रोमन नहीं है, ये रोमान है। रोमान मतलब नोबल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40. अ मेट्रिकल फुट विद 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड आयम्बिक, फेरिक, स्पोंडी या फिर एनापीस्ट? Stressed. I repeat, stressed. Yes, it is option number 3 spondy. Clear. Question number 41.
हु वॉज गुड एट यूजिंग नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड यूज्ड इट इन अ ग्रेट अबंडेंस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, जल्दबाजी में आप इसको वर्ड्सवर्थ मत लगा दीजिएगा। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2 विलियम शेक्सपियर। देखिए, कीट्स ने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी की कमी है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर इसके एक्सपर्ट रह चुके हैं। सो ये एक्सपर्ट जो थे विलियम शेक्सपियर, इन्होंने इसको अबंडेंस में यूज़ किया था। सो राइट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 2 विलियम शेक्सपियर। Question number 42. The Forsyth family belongs to the upper class society, the lower class society, the upper middle class society या फिर the lower middle class society? Yes, option number 3 is correct answer, the upper middle class society. Clear? क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी? इसमें से कौन सा एक वर्क है जो जॉन गॉल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं, पिजन, एस्केप, क्वालिटी या फिर साइमन ली। यस, इट इज साइमन ली। साइमन ली किसके द्वारा लिखा गया ये आप बताएंगे? चलिए बता देते हैं, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44. हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो एज अ ड्रामेटिस्ट? ये तो सिंपल सा, ये तो लास्ट ईयर भी आया था पेपर में। GB शॉ, हेनरिक इब्सन, TS एलियट या फिर जॉन गॉल्सवर्दी? यस, इट इज जॉन गॉल्सवर्दी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45. हु ब्रूटली क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ लेसिडास सेइंग इजी वल्गर एंड देयरफॉर डिसगस्टिंग? इतना ब्रूटली क्रिटिसाइज किसने किया था वर्ड्सवर्थ की लेसिडास को? ऑप्शन देख लेते हैं, बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, TS एलियट या फिर वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। अगर आपने बेन जॉनसन लगाया है तो बिल्कुल गलत है, अगर आपने वर्ड्सवर्थ लगाया तो भी बिल्कुल गलत है। TS एलियट ने ये नहीं कहा है, ये तो ऑप्शन क्लियर है, डॉक्टर जॉनसन ने इतनी बड़ी बात बोली थी वर्ड्सवर्थ के लेसिडास के लिए। क्लियर कि ये इजी वल्गर एंड देयरफॉर डिसगस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 46. हु अमंग द फॉलोइंग आर द सैटन्स चिल्ड्रन हु गाइडेड द गेट्स ऑफ हेल? बताइए, सैटन के 2 बच्चों के नाम बताइए जो हेल के गेट पर गाइड कर रहे थे। ऑप्शन देख लेते हैं, राफेल एंड सिन, डेथ एंड माइकल, सिन एंड डेथ या फिर माइकल एंड राफेल। यस, इट इज वेरी सिंपल, सिन एंड डेथ। क्लियर? Question number 47. In which of the following books Adam calls his fate a felix culpa? बताइए, बुक 4, बुक 7, बुक 11 या फिर बुक 12? यस, इट इज इन बुक 12। बुक 12 में उसने अपने जो भाग्य को बोला था फेलिक्स कल्पा, यानी कि अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 48. विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी इज ऑल्सो नोन एज अ प्ले ऑन द लेटर आई? बताइए, ये कौन सा वर्क है गॉल्सवर्दी का जो जिसका दूसरा नाम है अ प्ले ऑन द लेटर आई? स्ट्राइफ, जस्टिस, जॉय या फिर बियॉन्ड? यस, इट इज जॉय। कुछ लोग बोलते हैं कि 1907 में है, लेकिन मैंने इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की थी तो इट वाज इन 1909। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49. इन हाउ मेनी प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर द कैरेक्टर एंटोनियो अपीयर्स? शेक्सपियर के कितने प्ले में एंटोनियो कैरेक्टर अपीयर होता है? बताइए, 2, 3, 4 या 5? यस, इट इज़ इन 5 प्लेज। अब कौन कौन से थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आप नहीं पूछते हैं फिर भी तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाइएगा, मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला है, आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्ले हैं जिसमें एंटोनियो कैरेक्टर अपीयर होता है। क्लियर? एक शॉर्ट्स में मैंने सब बताया। क्वेश्चन नंबर 50. हु कॉइन द टर्म डार्क सोनेट और द कर्टल सोनेट? ये तो ईजिएस्ट है, बताइए। यस, इट इज़ GM हॉपकिंस। उन्होंने डार्क सोनेट या फिर द कर्टल सोनेट जो टर्म थे वो कॉइन किए थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 51. हु कॉइन द टर्म बायोग्राफी? बायोग्राफी को किसने कॉइन किया था? ड्राइडन, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन डन या फिर एस्टे कॉलरिज?
यस, इट इज़ ड्राइडन। ड्राइडन ने बायोग्राफी वर्ड को कॉइन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच टू बुक्स ऑफ जॉन मिल्टन वर पब्लिकली बर्न्ट इन 1660। 1660 में, यानी कि रेस्टोरेशन के टाइम पीरियड पे जो मिल्टन की 2 बुक्स थी उनको पब्लिकली जला दिया गया था। कौन कौन सी थी बताइए। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 1 आइकोनोक्लास्ट 1649 एंड प्रो पोपुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो 1651। इन दोनों को जला दिया गया था पब्लिकली चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन के टाइम पीरियड पर। क्वेश्चन नंबर 56, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ फ्यूचर पोइट। किसने अपने आप को फ्यूचर पोइट कह के पुकारा है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या फिर गॉल्सवर्दी। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 मिल्टन। मिल्टन ने अपने आप को बोला था आई एम फ्यूचर पोइट। क्वेश्चन नंबर 54, हु ब्रोड ओटावा राइमा इनटू इंग्लैंड। इंग्लैंड में ओटावा राइमा को कौन लेकर आया था बताइए। चौसर, सरे, थॉमस वायट या फिर दाते। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 थॉमस वायट। कुछ लोग इसको याट भी पढ़ते हैं, थॉमस याट, तो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। क्लियर, थॉमस याट। क्वेश्चन नंबर 55, हु कॉइन द टर्म 4 व्हील्स ऑफ नोवेल। ये जो टर्म है 4 व्हील्स ऑफ नोवेल, ये किसने कॉइन किया था। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, जॉर्ज सैंड्सबरी या फिर रॉबर्ट ग्रीन। चलिए हिंट दे देती हूँ। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल जिसने कॉइन किया था ना, उसने ही यूनिवर्सिटी विट टर्म कॉइन किया था। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज सैंड्सबरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज नॉट रेफर टू 4 व्हील्स ऑफ नोवेल। अब 4 व्हील्स कौन कौन से थे, इनमें से कौन कौन से बताइए। और एक आपको इसमें एलिमिनेट कर देना है कि कौन सा नहीं था। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4 थॉमस नैश जो थे वो 4 व्हील्स में नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों हैं ये 4 व्हील्स में आते हैं। सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस ईस्टन। और इसमें एक और जोड़ लीजिए आप, हेनरी फील्डिंग। ये 4 थे, ये थे आपके 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 केम अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। हाउ मेनी ट्रांसलेटर वर इन्वॉल्व इन इट बताइए। 41, 45, 47 या फिर 49। ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में आया था, जो 1604 में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन 1611 में कंप्लीट हो गया था जाके। और कितने ट्रांसलेटर लगे थे उसमें ट्रांसलेट करने के लिए। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर 3 47 ट्रांसलेटर इसमें लगे थे बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58, हु रिफाइंड ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स को किसने रिफाइंड किया था। यस, इट इज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को रिफाइन किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन इन लैटिन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कितने सोनेट्स लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। ऑप्शन देख लेते हैं, 19, 18, 10 या फिर 5। टोटल सोनेट कितने लिखे थे मिल्टन ने। यस, टोटल सोनेट लिखे थे उन्होंने 24, जिसमें से उन्होंने 5 सोनेट लिखे थे लैटिन में और 19 सोनेट लिखे थे उन्होंने इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आप का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 5 सोनेट उन्होंने लैटिन में लिखे थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, हु रोट इपिक पोएम्स मिल्टन। मिल्टन के ऊपर इपिक पोएम्स किसने लिखी थी। एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट सदी, विलियम ब्लेक या फिर विलियम कॉलिंस। बताइए आपका आंसर। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3 विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने एपिक पोएम्स लिखी थी मिल्टन के ऊपर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61, द कमोडिटी स्पीच अपीयर्स इन। जो कमोडिटी स्पीच है वो किस प्ले में आती है शेक्सपियर के। रिचर्ड III, हेनरी V, हेनरी VI पार्ट 1 या फिर किंग जॉन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इट इज इन किंग जॉन। क्लियर, इट अपीयर्स इन किंग जॉन प्ले।
क्वेश्चन नंबर 62. चार्ल्स लैम कॉल्ड डैश एज अ शॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर. चार्ल्स लैम ने किसको प्रोज शेक्सपियर कह के पुकारा था? बताइए. विलियम हैजलित, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस हेवुड या फिर थॉमस डी क्विंसी. यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3. चार्ल्स लैम ने थॉमस हेवुड को बोला था प्रोज शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 63. हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. ब्लूम्सबरी ग्रुप का कौन एक मेंबर नहीं है? बताइए. ऑप्शन नंबर 1 इनके E.M. फोस्टर इनके मेंबर हैं, लिटन स्ट्रेची इनके मेंबर हैं, क्लाइव बेल इनके मेंबर हैं, लेकिन रिचार्ड राइट इनके मेंबर नहीं हैं. सो द राइट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 4, रिचार्ड राइट. ये इनके मेंबर नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्स. इनमें से कौन सा एक फार्स नहीं है? किसमें एक फार्स के एलिमेंट नहीं मिलते हैं? बताइए. द टेमिंग ऑफ द श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, लव स्लेवर्स लॉस्ट या फिर नन ऑफ द एबव. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. लव स्लेवर्स लॉस्ट बेसिकली एक कॉमेडी ऑफ मैनर है. क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर. ठीक है. बाकी सब क्या है? फार्स के एलिमेंट मिलते हैं. इसमें भी फार्स के एलिमेंट मिलते हैं और इसमें भी फार्स के एलिमेंट्स मिलते हैं. सो द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. हु रिमार्क्ड मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश. बताइए. ये मिल्टन के ऊपर किसने बोला है? सेंट्रल प्रॉब्लम किसने बोला है मिल्टन को? यस, इट इज सिंपली हेराल्ड ब्लूम. क्लियर. जो क्रिटिकल रिमार्क होती हैं वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती हैं. ठीक है. इसमें कोई सोल्यूशन हम आपको नहीं दे सकते कि कैसे याद की जाए. इनको ऐसे ही रटना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 66. हु कंसिडर्ड गाल्सवर्दी अ स्टफ्ड शर्ट एंड फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द सेम बिहेवियर एंड एटीट्यूड टू विच ही ऑब्जेक्टेड इन हिज राइटिंग्स. बताइए. ऑप्शन नंबर D.H. लॉरेंस, देख लेते हैं, W.H. ऑर्डन, एमिली डिकिंसन या फिर वर्जीनिया वुल्फ. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया वुल्फ ने गोल्सवर्दी को ये बोला था. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि गोल्सवर्दी ने अपने प्ले में वही चीज़ें रिपीट की हैं जो वो करने के लिए लोगों को मना करते थे. वही चीज़ें उन्होंने खुद अपने प्ले में इन्वॉल्व की हैं, उन्हीं को उन्होंने बार बार यूज़ किया है. सो इसका मतलब ये है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 67. वेयर डज दिस लाइन अपेयर. नथिंग इम्बेल्डन सिंस सो मच एज मर्सी. बताइए. द टू जेंटल ऑफ वेरोना में आती है क्या ये लाइन, या फिर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आती है, या फिर टाइम ऑफ एथेंस में आती है, या फिर रिचार्ड थर्ड में आती है? बताइए. नथिंग इम्बेल्डन सिंस सो मच एज मर्सी. इसका मतलब ये है कि पापों को माफ़ कर देना ही बढ़ाता है. जितना आप पापी को माफ़ करेंगे वो बाद में आगे चल के और पाप करेगा. इसका मतलब ये है. तो माफ़ी इतनी भी नहीं दी जानी चाहिए कि आप माफ़ करते जाएं और पाप वो आगे बढ़ते जाएं, उसके बढ़ते जाएं. से यस, द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 3, टाइमन ऑफ एथेंस. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 68. लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद रूथ एंड ओ ये डॉल्फिन्स वाफ्ट द हैप्लेस यूथ. वेयर दीज लाइन अपीयर्स. ये लाइन किस में आती हैं? कोमस, आर्केडीज, लेसिडास या फिर सैमसन एग्निस्ट. यस, इट इज इन लेसिडास. क्लियर. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. Question number 69. Of all Shakespeare's plays, Macbeth is the most rapid, Hamlet is the slowest in movement. ये किसने कमेंट किया है? AC ब्रैडले, एसटी कॉलरिज, एनिया लुम्बा या फिर जेन कोट. बताइए. यस, इट इज़ एसटी कॉलरिज. एसटी कॉलरिज ने बोला था कि मैकबेथ तो मोस्ट रैपिड है एक्शन लेने में. मैकबेथ ने फटाफट बिना ज़्यादा सोच विचार किए और डंकन का कत्ल कर दिया. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम हैमलेट की बात करें तो हैमलेट तो बस रिफ्लेक्ट ही करता रहता है, थॉट्स में ही बैठा रहता है, वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाता है. ठीक है. सो इट वाज सेड बाय एसटी कॉलरिज. क्वेश्चन नंबर 70.
Who remarked, the historian of Wordsworthshire, one had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. ऑप्शन देख लेते हैं, W.J. लॉन्ग, लोवेल, जॉन कीट्स या फिर बर्ट्रांड रसेल. यस, द करेक्ट आंसर वी हैव सेकंड, लोवेल. क्लियर, ये रिमार्क रहा है लोवेल का. क्वेश्चन नंबर 71. अब यहाँ पे ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो लास्ट ईयर भी जो ग्रामर सेक्शन में स्पेलिंग से जो एरर आई थी वो कम से कम 11 क्वेश्चन थे, जो 11 क्वेश्चन उन्होंने स्पेलिंग से ही पूछे थे, इंक्लूडिंग आपका जो पैराग्राफ आया था उसमें भी. ठीक है, सो फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग. ये फाइंड नहीं है, यहाँ पे फाइंड है. ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था, ये वहीं से उठाया गया है क्वेश्चन. यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. इन्वर्टिब्रेट. इन्वर्टिब्रेट बेसिकली ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल आपका केंचुआ हो गया, बटरफ्लाई हो गया एंड स्पाइडर हो गया. सो दीज आर कॉल्ड इन्वर्टिब्रेट. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब इसमें आपको डायरिया की स्पेलिंग बतानी है. क्या होती है डायरिया की स्पेलिंग? देखिए, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हमें ब्रिटिश स्पेलिंग्स पे ही फोकस करना है, ना कि अमेरिकन पे. क्लियर. यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 लगाया वेल एंड गुड. क्लियर. तो डायरिया की स्पेलिंग होती है DIARRHOEA, डायरिया. क्लियर. ये होता है जब लूज मोशन वगैरह एंड वॉमिटिंग हो जाता है. व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? मर्डर ऑफ अ सिस्टर. बताइए. ये वन वर्ड है. लास्ट ईयर फेट्रीसाइड से पूछा था, लेकिन इस बार मैंने पेपर में आपको दिया है मर्डर ऑफ सिस्टर. यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, सोरोरीसाइड. मर्डर ऑफ सिस्टर यानी कि बहन की हत्या को बोलते हैं सोरोरीसाइड. लास्ट ईयर आया था फ्रेट्रीसाइड, ये ब्रदर की हत्या क्यों बोलते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब बताना है आपको करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. देख लेते हैं. फार्मा यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ तक ये भी करेक्ट है, लेकिन ये गलत है. तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, ए आना चाहिए. तो यहाँ से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा. ऑप्शन नंबर 2 फार्मास्यूटिकल. नहीं, यहाँ पे यू पहले नहीं आएगा, पहले ई आएगा, तो ये भी गलत है. इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फार्मास्यूटिकल. ठीक है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 75. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें भी आपको स्पेलिंग ढूंढनी है कायरोस क्यूरिस्ट की. बताइए. ऑप्शन नंबर 4 गलत है बिल्कुल. क्यूरिस्ट, ई नहीं आना चाहिए, के नहीं आना चाहिए, EST नहीं आएगा, IST होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. अगर आपने 1 चूज़ किया है वेल एंड गुड. आप अपने पेपर पे टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. क्लियर. अपना स्कोर भी काउंट करते जाइए, क्योंकि आप यहीं से अपना इवेल्युएट भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं. ठीक है, तो करेक्ट है तो करेक्ट टिक कीजिए, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग ही टिक कीजिएगा. दिस इज़ हाउ यू विल कम टू नो योर लेवल. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 76 वी हैव फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें भी आपको रॉन्ग स्पेलिंग ढूंढनी है. कॉम्पिटिशन, एकोमोडेशन, कोरोबोरेट या फिर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस बिल्कुल ठीक है. कोरोबरेट कंफर्म करना होता है, ये भी ठीक है. एकोमोडेशन एडजस्ट करना होता है, ये भी ठीक है. लेकिन कंपटीशन गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई की जगह ई आएगा. कंपटीशन. ठीक है, COMPETITION. दिस इज द राइट स्पेलिंग, कंपटीशन. क्लियर. सो द राइट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77. ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस. इसमें आपको रिमूव टू करना है. सी इज टू फैट टू रन इन दिस रेस. बताइए. यस, वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3. शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन इन दिस रेस. आपको पता होगा जो रिमूव टू होता है किससे होता है? सो दैट के पेयर से होता है. तो सो दैट का पेयर देख लीजिए किस में है. सो दैट का है तो इस सभी में, लेकिन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का कैन नॉट आएगा, कुड नॉट नहीं आएगा. ठीक है, वेरी से नहीं बनता है, और टू का टू नहीं रहने थे, सो से बनता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. ठीक है.
ऑप्शन नंबर थर्ड। शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन इन दिस रेस। क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। शी इज़ डिवॉइड डैश नॉलेज। अब प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपोजिशन में कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं और आपकी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू रीड रेन एंड मार्टिन। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी ही चाहिए, उसकी सारी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपना स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए, शी इज़ डैश, शी इज़ डिवॉइड डैश नॉलेज फ्रॉम ऑफ या फिर विद। यस, आपको पता होगा डिवॉइड मतलब होती है कमी, तो उसके लिए हमारी फिक्स्ड प्रिपोजिशन ऑफ ही आती है। ठीक है, उसके अंदर ज्ञान की कमी है। शी इज़ डिवॉइड ऑफ नॉलेज, स्कार्सिटी ऑफ, डर्थ ऑफ, ये सब फिक्स्ड प्रिपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें आपको कंडीशन लगानी है। इफ़ आई डैश देयर आई डैश हेल्प्ड हिम। हाइपोथेटिकल लग रहा है, अब आप अपने सेंस से बताइए इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। थर्ड कंडीशनल है, आपको क्लियर पता चल रहा है सेंस से ही, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड कंडीशनल में ये नहीं होता। तो बताइए सेकंड है या थर्ड है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इफ़ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो 79 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। बताइए, द साइलेंट रोर ऑफ द विंड इकोड थ्रू द एम्प्टी स्ट्रीट। यस, इट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट रखे जाते हैं बराबर में। सो द साइलेंट रोर, साइलेंट कैसे रोर कर सकता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये साइलेंट है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रोर कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कोर्टिजोन नहीं, ये नहीं होता है, यहाँ पे आई लगा दिया, ये भी नहीं होता है। हाइड्रोकोर्टिजोन, थर्ड एंड फोर्थ में कंपटीशन है, बताइए क्या होगा। जोन, जोन नहीं होता है, इट इज SON, सोन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। बताइए मिस स्पेल्ड बताइए। आई रिपीट, हमें ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है, ब्रिटिश स्पेलिंग को फॉलो करना है, ना कि अमेरिकन को। कंसीट बिल्कुल ठीक है, सेलिबेसी बिल्कुल ठीक है, कॉन्डिसेंडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैटालोगर ये अमेरिकन स्पेलिंग दे रखी है, हमें कैटालोगर की स्पेलिंग क्या बनानी होगी, कैटालोगर, ER लगाना है। ठीक है, GUER, तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 2, कैटालोगर। क्लियर, नेक्स्ट, ही हैज़ अ ग्रेट फॉन्डनेस डैश लिटरेचर। बताइए, O428। अब आंख बंद करके आप ऑफ मत लगा दीजिएगा, ऑफ यहाँ पे गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर वी हैव 4, फॉन्डनेस 4। अगर फोन्ड को एज अ वर्ब यूज करते तो आप ऑफ लगाते, लेकिन यहाँ पे फोन्डनेस यानी कि नाउन यूज किया गया, जिस वजह से हमें यहाँ पे प्रिपोजिशन 4 की जरूरत है। ही हैज़ अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर लिटरेचर। क्लियर, सो द राइट आंसर वी हैव 4। क्वेश्चन नंबर 84, दे आर फॉन्ड डैश डांसिंग। अब देखिए यहाँ पे फॉन्ड को वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो बताइए क्या आना चाहिए प्रिपोजिशन का। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑफ। दे आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यानी कि उनको डांस करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। अब आपको इसमें पंक्चुएशन बतानी है कौन सी करेक्ट है, देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगर आपने 4 चूज किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि डे के बाद भी कॉमा आता है, मंथ के बाद भी यहाँ कॉमा आना चाहिए, और हमारी ईयर के बाद क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मंथ डे के बाद नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे देखिए ये भी गलत है, और यहाँ पे अगस्त के बाद नहीं है तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है। देख लेते हैं सेंटेंस। हर प्रोस्पैरिटी कम्स फ्रॉम एबव, उसकी जो प्रोस्पैरिटी है वो ऊपर से आती है, ठीक है। अब वो ऊपर नहीं, क्या आप सर उठा के ऊपर देखने लगे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रीपोजिशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रॉम लग रहा है। फ्रॉम क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आने वाला जो होता है वो या तो आपका सब्जेक्ट होगा या फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हैं तो क्या कहलाएंगे, वो नाउन कहलाते हैं। तो सिंपली इट इज़ नाउन, ठीक है। हर प्रोस्पेरिटी कम्स फ्रॉम एबव, तो इट इज़ कॉल्ड नाउन। क्वेश्चन नंबर 87, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा, तो क्या आएगा, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन। यस, ये बहुत सिंपल है, इट इज एडवर्ब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88, परफीडियस मीन्स, या अब आपके सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है इसका परफीडियस का मीनिंग। ऑप्शन देख लेते हैं, इंसीडियस, डेंजरस, कजोल या फिर टीडियस। टीडियस होता है तुच्छ, नहीं होगा। कजोल होता है चापलूसी करना, ये नहीं होगा। डेंजरस, खतरनाक, ये नहीं होगा। इंसीडियस यानी कि इंसीडियस होता है थोड़ा अजीब, घिनौना टाइप का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। थोड़ा डरावना, घिनौना, हार्मफुल, ऐसा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन मीन होता है, क्या होता है बताइए, समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट, समथिंग कॉमन या फिर समथिंग यूनिक। कहावत है ना, किलो के भाव मिलते हैं, यानी कि कॉमन, समथिंग इज कॉमन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। डाइम अ डजन यानी समथिंग कॉमन। क्वेश्चन नंबर 90, डाउन द रोड मीन्स, बताइए, इन फ्यूचर, इन पास्ट, इन प्रेजेंट या फिर नन होता है अबव। यस, द करेक्ट आंसर वी हैव, इट इज इन फ्यूचर। डाउन द रोड मीन्स इन फ्यूचर। नेक्स्ट, improve the underlined part, कॉर्न इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स। बताइए, इसमें आपको इम्प्रूव करना है, सुपीरियर टू, मोर सुपीरियर टू, सुपीरियर देन या फिर नो एरर। ये भी फिक्स्ड प्रोपोजिशन का ही खेल है, अगर आपको पता हो। सुपीरियर अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको इसमें देन या मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपली सुपीरियर टू। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड। बताइए, कुत्ते से डर को क्या कहते हैं, साइनोफोबिया, हिपोफोबिया, पायरोफोबिया या फिर इच्थियोफोबिया। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 1, साइनोफोबिया। क्लियर। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का आपको एंटोनिम बताना है, हार्मलेस, परनीशियस, पंजेंट या फिर एफिनिटी। बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको हानिकारक। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द सिंगुलर फॉर्म इज, इसमें से कौन सी सिंगुलर है, सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस या फिर सिंथीसिस। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3, सिंथेसिस, ठीक है। और इसका प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, सिंथेसिस, ये प्लूरल है, और ये ऑप्शन 3 आपका सिंगुलर है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है, माउस माइस, लाउस लाइस, सिलेबस सिलेबाई या फिर सिंथेसिस या सिंथेसिस। माउस सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल होता है माइस। लाउस सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल होता है लाइस। माउस चूहा हो गया, आपको पता होगा। लाउस जुएं सर की हो गई, सिलेबस आपको पता है, और उसका प्लूरल हो गया सिलेबाई। और 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट मैच नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे सेंटेंस में बताया है कि सिंथेसिस का प्लूरल होता है ये, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें, ये रहा, ये सिंगुलर मैंने आपको बताया, इसका प्लूरल हो गया ये। क्लियर। ऐसे ही ये सिंगुलर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल ये गलत है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या लगा देंगे हम, सिंथेसिस, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द करेक्ट प्लूरल इज,
मेड सर्वेंटीज, मेड सर्वेंट्स या फिर मेड्स सर्वेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, इट इज मेड्स सर्वेंट। आपको पता है ये मेड को भी प्लूरल करना पड़ेगा और सर्वेंट को भी प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। सो 96 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेड सर्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस करेक्टली। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब फॉर अस। इसमें भी आपको रिमूव टू करना है, सो दैट का प्रयोग करेंगे, बट मेक श्योर कि आप देख लें प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की फॉर्म लगाएंगे, पास्ट में है तो पास्ट की फॉर्म लगाएंगे। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2, द माउंटेन इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइम इट। अब क्यों है, कैसे है, ये आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने की जरूरत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ही टोट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऑप्शन देख लेते हैं, आई वॉज टोट इंग्लिश बाय हिम। ऑप्शन 2, इंग्लिश वॉज टोट बाय हिम टू मी हाउ टू स्पीक। ऑप्शन 3, आई वॉज टोट हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय हिम। या फिर 4, आई वॉज बींग टोट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। Yes, it is option number 3. Clear? I was taught how to speak English by him. Question number 99. The Battle of Philippi appears in. The Battle of Philippi किस में आता है? एंटोनियो क्लियोपेट्रा में, मैकबेथ में, या फिर जूलियस सीजर में, या फिर कोरियोलेनस में? बताइए आपका क्लियर आंसर। Yes, it is in Julius Caesar. Question number 100. Who believes that poetry is the antithesis of science? किसने पोइट्री को एंटीथीसिस ऑफ साइंस कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, डी क्विंसी, एस टी कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, या फिर टी एस इलियट। यस, इट इज एस टी कॉलरिज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट एन ओरलिपिक? किसने पैराडाइज लॉस्ट को ओरलिपिक कह के पुकारा है? ऑप्शन देख लेते हैं, एडवर्ड किंग, पॉल मर्चेंट, एडवर्ड गिबन, या फिर थॉमस न्यूटन। बताइए। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर 2, पॉल मर्चेंट। ठीक है, पॉल मर्चेंट ने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को एन ओरलिपिक कह के पुकारा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगिन टू रेन। नो एरर। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3, देन की जगह क्या लगाएंगे? क्या ये लगाएंगे? नहीं, इसमें लगाएंगे। आपको पता होगा हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा क्या आता है? व्हेन या फिर बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे? व्हेन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देन की जगह हम लगाएंगे व्हेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। It is in 2020 that we first met during the conference. No error. बताइए। Yes, it is option number 1. It is in 2020. जब आपको पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया है तो it was आना चाहिए ना। पर्टिकुलर ईयर जो पास्ट में बीत चुकी है उसके लिए हम is नहीं लगाते, उसके लिए हम was लगाते हैं। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct adjective from given options. He knows dash English and less Hindi। बताइए। लिटिल, अ लिटिल, सम, या फिर फ्यू। यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2, अ लिटिल। ही नोज अ लिटिल इंग्लिश एंड लेस हिंदी। अ लिटिल, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम वी डैश होम। इसमें भी आपको वर्ब बननी है। इट इज़ हाई टाइम वी डैश होम। बताइए, गो, वेंट, गोन, या फिर गोइंग। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, वेंट। जब आपको पता है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो आपको सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट। क्लियर। इट इज़ हाई टाइम वी वेंट होम। नेक्स्ट, एथरियल मिंस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई। द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये किससे ली गई है? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2, टू द स्काईलार्क। नेक्स्ट, 107, जॉन बिल्डर अ हॉट टेम्पर्ड कैरेक्टर अपीयर्स इन विच वर्क ऑफ गोल्सवर्दी। किस में आता है? बताइए। गोल्सवर्दी के किस वर्क में आता है जॉन बिल्डर? बियॉन्ड, अ लिटिल मैन, अ फैमिली मैन, या फिर द पिजन।
यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड, आ फैमिली मैन। ये एक आ फैमिली मैन में जॉन बिल्डर जो हॉट टेम्पर्ड कैरेक्टर है वो इसमें अपेयर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अ परगेशन ऑफ पिटी एंड टेरर थ्रू द आर्ट इज कॉल्ड हेमर्शिया, पेरिपेटिया, एनागोनोरिसिस या फिर कथारसिस। परगेशन ऑफ इमोशन क्या कहलाता है? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4, कथारसिस। नेक्स्ट 109, द चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे, द above lines are mentioned in which work of John Milton? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगनिस्ट या फिर ओड टू ड्यूटी। यस, इट इज इन पैराडाइज रीगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, the emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known or witnessed. ऑप्शन देख लेते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर या फिर डायरी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, इट इज मेमोयर। क्लियर। नेक्स्ट फाइंड आउट द अंडरलाइन क्लोज, वी वेंट टू द प्लेस वेयर ही हैड लिव्ड फॉर 20 years। एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए अंडरलाइन पार्ट क्या है? यस, इट इज एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ प्लेस की को बता रहा है कि ये वही प्लेस है। वी वेंट टू द प्लेस, उस प्लेस पे हम गए जहाँ पे ही हैड लिव्ड फॉर 20 years, जहाँ पे वो 20 साल से रह रहा था या फिर रह चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आई वॉन्टेड टू नो वॉट हैड हैपन्ड, मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ था। तो एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए आई वॉन्टेड टू नो वॉट, जो वॉट का आंसर दे वो क्या कहलाता है? इट इज सिंपली नाउन क्लोज। आई वॉन्टेड टू नो वॉट हैड हैपन्ड, जो हुआ था, तो इट इज सिंपली अ नाउन क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट चेंज द नरेशन, माई फादर सेड लेबर नेवर गोज इन वेन। अब आपको इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4, माई फादर सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन। आपको सिंपल पता है ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है, तो हैबिचुअल को हम चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। सिंपली कंजंक्शन को ऐड किया, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट लगाया और एज इट इज लिख दिया। सो इट इज क्लियर, इट इज द राइट ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, नोबडी कम्स हेयर। क्या आएगा बताइए, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डज ही, डू दे, डोंट दे या फिर डजंट ही। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आपको पता है नोबडी खुद में ही नेगेटिव है, तो इसमें हमें नेगेटिव नहीं लेना है। और नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इनका हमेशा प्लूरल हो जाता है। तो डू दे क्लियर है आपका। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इन द टीथ ऑफ मीन्स इन द एंड, इन द बिगनिंग, इन द मिडल या फिर इन द डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। यस, इन द टीथ मीन्स होता है इन द डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैसेज मीनिंगफुली। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये पैसेज पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शंस फिल करने हैं। ठीक है, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। The concept of digital detox has gained significant dash in recent years, primarily dash the pervasive nature of technology in our daily lives. Many people feel constantly dash to their smartphones and computers, leading to increased stress and a dash sense of isolation. A digital detox is dash a period when an individual voluntarily refrains dash using digital devices like smartphones, computers, and social media. The primary goal is to shift focus to real life social interaction and dash nature. Clarity, although some dash the idea as impractical, those who dash it regularly report significant improvement in their mood and concentration. It is not about abandoning technology dash but about fostering a healthier, more balanced relationship with it. पढ़ने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बेसिक से ही ऑप्शन इसमें फिल करने हैं। लग रहा है जैसे सेंस से ही पता चल रहा है, बेसिक ही आएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। पहले में आपको पॉपुलैरिटी, फोकस, पॉपुलराइज या फिर पॉपुलराइज्ड, इनमें से कोई ऑप्शन देखना है। देख लीजिए फिर से।
द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल डिटॉक्स हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट डैश इन रिसेंट ईयर्स। क्या मिला है उसको रिसेंट ईयर में? नो डाउट इट इज़ पॉपुलैरिटी। क्लियर? 117 इन, ड्यू टू, बिसाइड्स या फिर डिस्पाइट। देख लेते हैं फिर से पढ़ के। प्राइमरीली डैश द परवेसिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ्स। रिसेंट ईयर में ये गेन किया है, आपको पता चल गया। प्राइमरीली डैश देख लेते हैं क्या प्राइमरीली। यस, इट इज़ ड्यू टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 118 चेनिंग, लिंक्ड, बाउंड या फिर अटैच्ड। देख लेते हैं। मैनी पीपल फील कॉन्स्टेंटली डैश टू देयर स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर। क्या फील करते हैं वो कॉन्स्टेंटली? कनेक्टेड ही कुछ ऐसा होगा। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर 4 अटैच्ड। बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर से अटैच्ड फील करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 119 पैराडॉक्सिकल, अपोजिट, यूजुअल या फिर सिमिलर। देख लेते हैं, पढ़ के दोबारा देखते हैं। मैनी पीपल फील कॉन्स्टेंटली, क्या भरा था हमने यहाँ पे? अटैच्ड। मैनी पीपल फील कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे हमने फिल किया था अटैच्ड टू देयर स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर, लीडिंग टू अ इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड अ डैश सेंस ऑफ आइसोलेशन। कैसा सेंस है? पैराडॉक्सिकल। ठीक है, सेंस ही पता चल रहा है, पैराडॉक्सिकल सेंस ऑफ आइसोलेशन, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 देखते हैं। पैराडॉक्सिकल ही पढ़ा था हमने, तो इसका यहाँ पे पैराडॉक्सिकल। नेक्स्ट देखते हैं 120 सिंपली, सिंप्लिसिटी, सिंपलेस या फिर सिंप्लीफाई। पढ़ के देख लेते हैं वापस से। अगर आपको ये ऊपर नीचे बार बार स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो आप एक काम करिए, पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग बाद में ऑप्शंस देख के फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये मुझे स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अ डिजिटल डिटॉक्स इज डैश अ पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल वॉलंटरीली रिफ्रेंस। देखो रिफरेंस आगे, ये तो बहुत ईजी है, पता चल रहा है रिफरेंस के साथ क्या आता है, लेकिन अ डिजिटल डिटॉक्स इज सिंपली। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, सिंपली। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। रिफ्रेन था ना वहाँ पे, रिफ्रेन के साथ सिंपली क्या आता है आपको मालूम होगा, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो 121 का आंसर है आपका फ्रॉम। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शंस। एप्रिशिएट, एप्रिशिएटिंग, टू एप्रिशिएट या फिर बीइंग एप्रिशिएटेड। तो एप्रिशिएट आपको देखना है कौन सा आएगा, पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी गोल इज़ टू शिफ्ट फोकस टू रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन एंड टू एप्रिशिएट नेचर। तो यहाँ 7 पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी टू एप्रिशिएट आ जाएगा, क्योंकि आपको एंड से जुड़ने पर, कहाँ है ये रहा एंड से जुड़ने पर सेम ही वर्ब आती हैं। तो यहाँ टू शिफ्ट के साथ में यहाँ पे टू शिफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पे टू एप्रिशिएट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू एप्रिशिएट। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू एप्रिशिएट। ठीक है, इसमें वर्ब फॉर्म फिल करनी है हमें, टू एप्रिशिएट। क्लियर? नेक्स्ट 123 लुक, सी, व्यू या फिर टॉक। ये भी सेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपने थोड़ा सा भी सेंस लगाया है तो आपको आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं 8 ऑल्दो सम डैश द आइडिया एज इम्प्रैक्टिकल। ऑल्दो सम व्यू, मेरे हिसाब से व्यू आना चाहिए, व्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 में हम क्या लगाएंगे? व्यू। 8 में लगाएंगे व्यू। क्लियर? नेक्स्ट अब 2 ही बचे हैं, अब अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। अब आएगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसेस या फिर इज प्रैक्टिसिंग। इसमें भी वर्ब फॉर्म फिल करनी है आपको। देख लेते हैं। दोज हु डैश इट रेगुलरली, जो इसको डेली करते हैं, रिपोर्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन देयर मूड एंड कंसंट्रेशन। दोज हु डैश, डैश क्या? प्रैक्टिस ही आएगा सिंपल। दोज हु प्रैक्टिस इट रेगुलरली। ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, दोज हु प्रैक्टिस इट डेली। ठीक है, लास्ट ऑल टुगेदर, ऑल इन ऑल या फिर फॉर एवर। देख लेते हैं लास्ट में क्या होगा। इट इज़ नॉट अबाउट अबंडनिंग टेक्नोलॉजी डैश
बट अबाउट फोस्टरिंग अ हेल्दियर मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद इट। क्या आएगा? यस, इट इज़ सिंपली ऑल टुगेदर। ठीक है, ऑल टुगेदर। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ ऑल टुगेदर। ठीक है, सो ये रहा आपका 125 क्वेश्चन का कंप्लीट मॉक टेस्ट। अब आप अपने आप को इवेल्युएट कर चुके हैं कि आपका कितना स्कोरिंग रहा है इस पूरे मॉक टेस्ट के अंदर। जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपके 110 प्लस जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आई रिपीट, अगर आपका 110 प्लस जा रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं तो आप तब भी आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपके 80 प्लस जा रहे हैं दैट मीन्स कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर? आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए अपनी स्किल्स को भी साथ ही साथ और अपनी नॉलेज को भी। नाउ बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ।